Welcome to Siddhivinayak Education Institute. And today we are going to see what is ionization energy. So firstly we will see what is ionization energy. So suppose आपके पास यहाँ पे एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है, उसके शेल्स हैं। यहाँ पे इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इसे स्टेबल करना है। अब आपको इसे स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो फिर इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे या फिर इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए हमें इसे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, व्हिच इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको एनर्जी क्यों देनी है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस में रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। एज ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसको हमने कहा है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें इसे आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। Now let's see its definition. Minimum energy required to most closely bonded outermost shell electrons in a ground state from an isolated gaseous atom. Now what is isolated gaseous atom? Isolated का meaning होता है single, which is not bonded by any other atom. लेकिन जितने भी gaseous atoms होते हैं वो तो किसी न किसी से bond बना करके ही present रहते हैं। अब bond बना करके present रहते हैं तो फिर तो possible ही नहीं कि मतलब isolated gaseous atom हो। इसीलिए हम सपोज एम पैटर्न लेते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है। अब हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये गैसियस फॉर्म में होगा, व्हिच इज आइसोलेटेड। इसी को ही हमने कहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे सब्लिमेशन। अब हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम तो बन गया, लेकिन अब हम देखेंगे हम इसे स्टेबल कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले भी देखा था, हमारे पास मेटल M है। अब हमको इसको स्टेबल करना है तो फिर हमें इसे कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी देने के बाद ये स्टेबल तो हो गया। स्टेबल होने के बाद सपोज हमारे पास कोई मैग्नीशियम जैसा आइटम है, लेकिन उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से कोई काम तो चलेगा नहीं, तब हमें कम से कम उससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने होंगे उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो फिर सपोज हमारे पास मैग्नीशियम के जैसे कोई एटम है, उसे हमें 2 बार आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी स्टेबल करवाने के लिए। और हो सकता है हमारे पास कोई एल्यूमिनियम के जैसे भी एटम हो जिसका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी काम ना हो। इसीलिए हमें उसको एल्यूमिनियम के जैसे एटम को हमें 3 बार आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उसे स्टेबल बनाने के लिए। अब इसमें I2 ज्यादा है, I1 ज्यादा है, फिर I3 ज्यादा है। ये बताना हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इजी है बताना। इसमें I1 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद I2 होगा एंड देन I3 होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हमारे पास ये सपोज ये एम मेटल था, हमने इससे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। उसके बाद ये स्टेबल तो हो गया। अगर हमें इससे और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना है, अब ये स्टेबल है तो फिर हमें इससे और भी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसे आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है? सो फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ रहा था। इसीलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
अब जैसे कि हमने पहले भी देखा था, लेकिन ये अगर सपोज वो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे प्रोटॉन्स उससे ज़्यादा है, तो फिर प्रोटॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, तो फिर प्रोटॉन्स उसको अपनी तरफ और भी ज़्यादा खींचेंगे, और भी ज़्यादा खींचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि और भी ज़्यादा मतलब उनको आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि मतलब ये करिए न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब सपोज आपके पास Fe है, Fe2 प्लस है, Fe7 प्लस है, Fe6 प्लस है, Fe3 प्लस है। अगर आपको इसे कोई कहे कि मतलब आपको इसे आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जैसे कि पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, तो फिर इसमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज Fe7 प्लस का है, तो फिर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी Fe7 प्लस की होगी। देन उसके बाद होगी Fe6 प्लस की, एंड देन उसके बाद होगी Fe3 प्लस की, एंड देन लास्टली होगी Fe2 प्लस की। आई होप आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी के समझा होगा। एंड देन एटॉमिक रेडियस। सपोज आपके पास एक ये एटम है और ये दूसरा एटम है। अब इसमें से सबसे ज्यादा रेडियस किसका है? फास्टर लिखा होगा इसका है इससे। अब जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतना ही न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेगा आउटर मोस्ट शेल पे, और ऐसे इसमें बहुत ही मतलब छोटा सा है मतलब रेडियस, तो फिर इस पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और जितनी ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही कम एटॉमिक रेडियस होगा। अब हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज n वैल्यू वो भी बढ़ते जा रही है, n वैल्यू बढ़ते जा रही है, तो फिर उसमें एक एक शेल करके ऐड होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लिथियम है और सीजियम है, तो फिर इसकी n वैल्यू क्या होती है 2 और इसकी n वैल्यू होती है 6। अब किसमें से किसकी n वैल्यू ज्यादा है? ऑफ कोर्स 6 ज्यादा है, इसलिए सीजियम का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, तो फिर इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा? लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सीजियम से। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब क्या होता है? ये भी शेल से ही रिलेटेड है। सपोज आपके पास न्यूक्लियस है, उसमें शेल्स, उसके आजू बाजू शेल्स है। इस शेल में मैंने नाम रख दिया F, फिर इसका P, इसका D एंड देन इसका F। तो फिर सबसे पास वाला शेल इसका कौन सा है? ऑफ कोर्स S शेल इसका सबसे ज्यादा पास है, एंड देन P है, एंड देन D है, एंड देन F है। इसमें जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम S का है, एंड देन P का है, एंड देन D का है, एंड देन F का है। तो फिर इसमें पेनिट्रेटिंग पावर की आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर क्या हो जाएगी? तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी S की होगी, देन P की, देन D की, एंड देन F की। तो यही था पेनिट्रेटिंग पावर। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज बेरिलियम है और बोरॉन है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 और इसका हो जाएगा 2s2 2p1। एक कट क्या हो गया? तो फिर हमारे पास यहाँ पे बेरिलियम का बोरॉन है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का है 2s2 और बोरॉन का है 2s2 2p1। अब इसमें से हमें देखना है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो फिर इसलिए हमें S शेल दिखना है आउटर मोस्ट में, और यहाँ पे P शेल दिखना है। यहाँ पर हमने पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर लगाया है, तो फिर S शेल से निकालना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मुश्किल रहेगा P शेल से, इसीलिए इसका
एग्जांपल देना चाहूँगी स्टेबिलिटी के बारे में। सपोज आपके पास नियॉन है, नियॉन एक नोबेल गैस है, वो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों ही लूज करेगा, क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है, तो फिर उसे स्टेबल होने की और जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसमें से और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो फिर आपको उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर है फुल्ली फिल्ड, देन हाफ फिल्ड एंड देन पार्शियली फिल्ड। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से समझेंगे। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर जैसे हम देख रहे हैं फुल्ली फिल्ड एंड देन हाफ फिल्ड एंड देन पार्शियली फिल्ड है। तो फिर बोरॉन का आप जैसे कि देख रहे हैं 2s2 2p1 एंड देन नाइट्रोजन 2s2 2p3 एंड देन नियॉन 2s2 2p6। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इजी किसके लिए होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, तो फिर वो होगा बोरॉन के लिए। एंड देन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो वो भी एक तरह का मतलब स्टेबल ही है। एंड देन नियॉन है, वो तो फुली फिल्ड है, उसका एनर्जी की जरूरत नहीं है अपना इलेक्ट्रॉन यूज करने की और मतलब अपना स्टेबल बनाने के लिए। इसीलिए नियॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी एंड देन नाइट्रोजन के लिए एंड देन बोरॉन के लिए। स्टॉप कर। Now we are going to see what happens when we go to left to right in a periodic table. So अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड होते जाता है। सपोज ये आउटरमोस्ट शेल है और ये न्यूक्लियस है और ये फिर उसका बाद का एलिमेंट है और ये उसका शेल आउटरमोस्ट शेल है और उसका ये न्यूक्लियस है। तो फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे ज़्यादा होगी। और जैसे हम देख सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड होते जाते हैं, मतलब इसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होते जाता है। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हम इसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये n=2 है, यानी कि सेकेंड पीरियड है। इसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है एंड देन कार्बन है। अब इसमें हम देख ही सकते हैं लिथियम का आउटरमोस्ट शेल और ये बेरिलियम का आउटरमोस्ट शेल है। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो फिर ये हाफ फिल्ड है और ये फुल्ली फिल्ड है। अब ये हाफ फिल्ड और ये फुल्ली फिल्ड है, जिसके हमने पहले भी फैक्टर्स इफेक्टिंग में देखा था कि ना हाफ फिल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी फुल्ली फिल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। तो फिर इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये 2s2 है, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में ऐसे और यहाँ पे p में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ऐसे में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर इसमें से आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर। तो फिर बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी बेरिलियम से एंड देन कार्बन। नाउ दिस इज डन एंड देन वी आर गोइंग टू सी इन अ ग्रुप व्हाइल गोइंग टॉप टू बॉटम क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। तो फिर टॉप टू बॉटम जाते टाइम n वैल्यू बढ़ती जाती है, n वैल्यू बढ़ती जाती है तो फिर मतलब उसका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होते जाते हैं। हमने पहले भी देखा था कि मतलब अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो फिर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्यों, क्योंकि उसका साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस से वो दूर जाते जा रहा है। इसीलिए टॉप टू बॉटम जाते टाइम आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फिर हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 है, उसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड देन बेरिलियम है। अब लिथियम की n वैल्यू क्या है, 2 है, सोडियम की क्या है, 3 है, पोटेशियम की n वैल्यू 4 है एंड देन रुबिडियम की n वैल्यू 5 है। तो फिर अब इसमें n वैल्यू के हिसाब से हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगा सकते हैं। जिसकी n वैल्यू जितनी कम होगी उसकी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो फिर इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की सबसे ज़्यादा होगी एंड देन सोडियम and then potassium and then rubidium. So that's it for today. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें।